हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं। तो पहला मॉक टेस्ट केमिस्ट्री का मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे। आज हम कवर करेंगे मॉक टेस्ट 2 केमिस्ट्री का, और इसके अंदर भी वो 25 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो DSSB ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स जो अभी तक हुए हैं उनमें पूछे हैं। आपको अपना स्कोर कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है 25 में से। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइट एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो आपको पता है हम एक लाइकन से एक पर्पल कलर की डाई निकालते हैं जो किससे बिलोंग करता है, लाइकन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, थैलोफाइटा से बिलोंग करती है। और जो ये सोल्यूशन हम निकालते हैं इसको हम एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हम किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन आपका पर्पल कलर का होता है, आयोडीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस या फिर फिनोप्थलीन। तो आपको पता है जो हमारा लिटमस होता है ना, लिटमस हमारा पर्पल कलर का डाई होता है और एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। यानी कि जब आप इसके अंदर एसिड डालते हो तो आपको पता चलता है, बेस डालते हो तो यानी कि आप एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस बता पाते हो। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरह वर्क करता है, इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। तो हम लिटमस की बात कर रहे हैं, ये एक पर्पल कलर की डाई होती है जो हमें किससे मिलती है, लाइकन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी कैन फाइंड मिथेनोइक एसिड इन नेचर। तो नेचर में आपको मिथेनोइक एसिड कहाँ देखने को मिलता है, विनेगर के अंदर, टैमरिंड के अंदर, सॉर मिल्क के अंदर या फिर एंड स्टिंग के अंदर। तो आपको पता है जो हमारा विनेगर होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, हमारे मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारी चींटी होती है, अगर आपने को कभी एक चींटी ने काट लिया तो वो अपना स्टिंग, अपना डंक आपके अंदर छोड़ जाती है और आपको एकदम से ना बहुत ज़्यादा जलन मचती है। तो वो जो जलन होती है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसने अपने डंक के साथ क्या रिलीज कर दिया है आपकी बॉडी के अंदर, मिथेनोइक एसिड को डाल दिया है। ठीक है, तो मेथेनोइक एसिड की वजह से वो जलन, इरिटेशन हमें फील होती है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है मेथेनोइक एसिड, आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो आपको पता है एक्वा रीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी बुलाते हैं, तो जब हम अपनी गोल्ड की ज्वेलरी कभी ज्वेलर के पास लेके जाते हैं उन्हें क्लीन कराने के लिए, ठीक है, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, एक रॉयल वाटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, एक्वा रीजिया बुलाते हैं। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि ये एक्वा रीजिया किस कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, यानी कि HCl की क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए और HNO3 का क्या रेशो होना चाहिए। तो HCl और HNO3 किस रेशो में होने चाहिए, 1:3, 3:2, 2:3 या फिर 3:1। तो आपको पता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्वा रीजिया के बारे में, और एक्वा रीजिया के अंदर HCl की क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है 3 और HNO की क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है 1। तो 3:1 के रेशो में ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। और आपको ध्यान रखना है, अगर उन्होंने यहाँ पर पहले HNO3 लिख दिया और बाद में HCl लिख दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि HCl ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है और HNO3 कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है। और हमारी गोल्ड की ज्वेलरीज को क्लीन करने के लिए, उसके अंदर जितनी भी गंदगी, डर्ट लग गई है, उसको क्लीन करने के लिए एक्वा रीजिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस डैश फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर आपने है ना कोई डाइल्यूट एसिड लिया और उसके अंदर आपने नॉन मेटल्स को डाला तो कौन सी गैस को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड इज ट्रू। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको 4 प्रॉपर्टीज दी हुई है, आपको बतानी है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है। आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, आयनिक कंपाउंड आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल, तो आपको पता है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और हमारे जो ये सॉल्वेंट है इनके अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। ये बिल्कुल सही बात है, यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब लास्ट स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो आपको पता है जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना,
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, क्योंकि जब वो लिक्विड स्टेट में होंगे तो उनके आयंस मूव कर रहे होंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए क्या चाहिए? आयंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो आयंस है वो फ्री नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अर्कल मेथड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ AU, AG, जिंक, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। तो आपको पता है जो हमारा वैन आर्कल मेथड होता है वो किसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? हमारा जो टाइटेनियम एंड जिरकोनियम है उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? आपको हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस बताना है, कितना होता है? 23 नैनोमीटर, 37 पिकोमीटर, 47 नैनोमीटर या फिर 37 नैनोमीटर। तो आपको पता है हाइड्रोजन के बारे में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपने चैप्टर के अंदर, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितना होता है? 37 पिकोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन और कॉल्ड। आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन को छोड़ के पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम क्या बुलाते हैं? नोबल गैस बुलाते हैं, एल्कली मेटल्स बुलाते हैं, हेलोजेंस बुलाते हैं या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं। तो आपको पता है नोबल गैस तो हमारे 18th में प्रेजेंट होती है। जो हमारा ग्रुप 1 होता है हाइड्रोजन को छोड़ के वो सब क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अब ये एल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं? सबको एल्कली मेटल्स बुलाते हैं। अब मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि हेलोजेंस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट डैश आइसोटॉप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो जब भी हम किसी का एटॉमिक मास मेजर करते हैं उसको है ना हम एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास से कंपेयर करते हैं। वो एटॉमिक मास आपको बताना है, कार्बन 1, कार्बन 6, कार्बन 12 या फिर हाइड्रोजन 2। तो आपने देखा है जब भी हम किसी आइसोटॉप के एटॉमिक मास को मेजर करते हैं उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बन 12 का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी, एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक वेट। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा है H2 लिखते हैं हम, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो इस चीज को आप क्या बुलाओगे? एटॉमिक मास बुलाओगे, एटॉमिसिटी बुलाओगे, एटॉमिक नंबर बुलाओगे या फिर एटॉमिक वेट बुलाओगे? तो इसको हम है ना एटॉमिसिटी बुलाते हैं। ठीक है, कितने एटम से मिलके बना हुआ है एक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O की बात हो रही है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है H2O, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन के अंदर H कितने हैं? 2 है, तो ये क्या कहलाती है? इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ऑक्सीजन के अंदर O2 होता है। ठीक है, जब भी आप ऑक्सीजन को लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? O2 लिखते हो, तो ये O2 क्या है? इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल एंड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और डैश डेंसिटी, मास, सॉल्युबिलिटी या फिर प्रेशर। तो आप है ना जब भी मैटर की स्टेट चेंज करना चाहते हो, यानी कि सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हो, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऐसे इंटरकन्वर्टिबिलिटी अगर आप करे जा रहे हो तो क्या क्या चीजें चेंज करके आप ऐसा कर सकते हो? टेम्परेचर एक चीज तो होती है जिसको आप टेम्परेचर को चेंज करोगे और इंटरकन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल है। दूसरी चीज होती है हमारी प्रेशर। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो हमारे जो मैटर है उनकी स्टेट जो है हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है। जब आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं हम? उसका प्रेशर और टेम्परेचर में ही तो चेंज करते हैं ना, और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन आर मिनिमम इन लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा या फिर गैसेस। तो आपको बताना है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के अंदर सबसे कम किसके अंदर देखने को मिलेगी? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर या प्लाज्मा के अंदर? तो आपको पता है जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ना वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, इसलिए उसकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लिक्विड के अंदर है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैसेस से फिर भी ज्यादा होता है। लेकिन गैसेस के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर सबसे मिनिमम होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो आपको दो तरीके की रिएक्शन जरूर पढ़नी होती है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर है ना हीट रिलीज होती है, और जिसके अंदर हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, यानी कि कौन से प्रोसेस में हीट रिलीज नहीं हो रही है। रेस्पिरेशन, कंपोस्टिंग, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अमोनियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर। तो आपको पता है जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है तो बहुत सारी हीट रिलीज हो रही होती है, तो उसके वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। जब भी कभी आप कंपोस्टिंग करते हैं, यानी कि वेजिटेबल किचन वेस्ट जो आपका है उसको आप कंपोस्टिंग के लिए डालते हैं, अगर आप देखोगे थोड़ा सा टेम्परेचर आपको हायर फील होगा, क्योंकि कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है, उसमें भी हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आपकी नेचुरल गैस बर्न हो रही होती है, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है उसमें तो हीट रिलीज हो ही रही होती है, लेकिन जो हमारा अमोनियम क्लोराइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करनी है इक्वेशन CaOH2 प्लस CO2 गिव डैश प्लस वाटर। तो आपको पता है CaCO3 मिलेगा, CaCO मिलेगा, CaCO2 मिलेगा या फिर CaCO4 मिलेगा। तो आपको पता है CaOH2 प्लस CO2 जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो वाटर मिलता है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। सबसे मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो है CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपको एक ऐसे नॉन मेटल के बारे में बताना है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलती है। लिथियम, आयोडीन, गैलियम या फिर कार्बन। तो आपको पता है जो हमारा कार्बन होता है ना उसके डिफरेंट एलोट्रॉप आपको देखने को मिलता है। जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का ही फॉर्म है, आपका जो डायमंड है वो भी इसी का फॉर्म है। ठीक है, तो हमें इसकी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म इसके एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा नॉन मेटल जिसके पास डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन की बात हो रही है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है ये आपको मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल नहीं है। ग्लिसरॉल, बेंजीन, मीथेन या फिर टोलुइन। तो आपको पता है जो हमारा बेंजीन, मीथेन और टोलुइन है ना, ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो हमारा ग्लिसरॉल है वो वॉलेटाइल कंपाउंड के अंदर नहीं आता है। ग्लिसरॉल किसका दूसरा नाम है, ग्लिसरीन का नाम है। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ पॉलीअमाइड अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलीअमाइड का एग्जांपल है। रेयॉन, टेरिलीन, ऑरलैन या फिर नाइलॉन 66। तो आपको पता है पॉलीअमाइड हम किसको बुलाते हैं, नाइलॉन को बुलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नाइलॉन 6 लिखा होता तो भी वो पॉलीअमाइड के अंदर आता है, नाइलॉन 66 लिखा हुआ है वो भी पॉलीअमाइड के अंदर आता है। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको मैन मेड मटेरियल यूनिट करा रखी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और मैन मेड मटेरियल यूनिट को कवर करना है। ठीक है, तो नाइलॉन 66 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉलीथीन मिलती है, PTFE मिलता है, नाइलॉन 6 मिलता है या फिर बेकेलाइट मिलता है। तो आपको है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उनको किस मोनोमर यूनिट को मिक्स करके बनाया गया है ये आपको पढ़ना होता है। ये भी कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैन मेड मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारा बेकेलाइट होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट को बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे मेजर रॉ मटेरियल नहीं है। लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको पता है लाइमस्टोन चाहिए होता है सीमेंट बनाने के लिए। 5% जिप्सम भी हम ऐड करते हैं ताकि उसका जो हाइड्रेशन टाइम है उसको थोड़ा सा, सेटिंग टाइम है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा सके। क्ले का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो मेन रॉ मटेरियल नहीं होता है जो सीमेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन लाइमस्टोन, जिप्सम और क्ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको मैन मेड मटेरियल से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन पर्सलिन। तो पर्सलिन बनाने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, क्योलिन, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज या फिर जिप्सम। तो मैंने आपको मैन मेड मटेरियल में भी पढ़ाया था कि पर्सलिन बनाने के लिए हमें किस किस का इस्तेमाल करते हैं, हमें क्योलिन क्ले चाहिए होती है, फेल्ड्सपर चाहिए होता है, क्वार्ट्ज चाहिए होता है, लेकिन जिप्सम का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आपको मास नंबर निकालना है किसी का तो मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन्स की, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही आपका मास नंबर हो जाता है। मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन्स के, जितने भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उतना ही आपका मास नंबर होता है। मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन
प्लस एटॉमिक नंबर या फिर न्यूट्रॉन। तो आपको पता है जो हमारा मास नंबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है ना, उसके अंदर हम क्या काउंट करते हैं, हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको पता है। और हमारा जो मास नंबर होता है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तो एकदम सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जब आप ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मास नंबर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एटॉमिक साइज रेफर टू द डैश ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक साइज की जब आप बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात कर रहे हो, उसके डायमीटर की बात कर रहे हो, उसके रेडियस की बात कर रहे हो, या फिर सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हो। तो आपको पता है जब हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर किसकी बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, डायमीटर और सर्कमफेरेंस की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड अलॉन्ग विद द एल्कली मेटल्स ड्यू टू इट्स। आपको पता है एल्कली मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन को अलग से प्लेस किया गया, उसको हम कभी भी करेक्टली अभी तक उसकी पोजीशन हम करेक्टली प्लेस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम उसको एल्कली मेटल्स के साथ हमने उसे नहीं रख सकते, हम उसको मेटालिक कैरेक्टर की वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाता है इसलिए, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसलिए, या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है। तो आपको पता है जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है, और बाकी के जो हमारे सारे के सारे रखे हुए हैं एल्कली मेटल्स जिनको हम बुला रहे हैं वो सब कैसे कैरेक्टर दिखाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए हम हाइड्रोजन को उसके साथ प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन आयरन और अमंग द फॉलोइंग, यानी कि बाकी सब जो है वो आयरन के ओर है, इनमें से कोई एक है जो आयरन का ओर नहीं है, सिडेराइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट या फिर चैल्कोसाइट। तो आपको पता है जो सिडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है, लिमोनाइट होता है, ये सब हमारे आयरन के ओर है, लेकिन जो हमारा चैल्कोसाइट होता है वो हमारा कॉपर का ओर होता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट और इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो जो बॉक्साइट का हमारा ओर होता है, हमारा जो एल्यूमिनियम होता है वो उसका ओर कौन होता है, बॉक्साइट होता है। तो उसको हम किस मेथड से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग इस्तेमाल करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, या फिर लीचिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है जो हमारा बॉक्साइट और है, हमारा एल्यूमिनियम है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है लीचिंग मेथड, ठीक है। तो हम लीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको अपना स्कोर 25 में से कितना है ये ज़रूर बताना है, ऑनेस्टली बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो जो 2021 का एग्जाम था ना वहाँ से बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से कुछ मैंने 2018 के क्वेश्चन भी रखे थे, जो हमारे ये और वाले क्वेश्चन है ये सब कहाँ पूछे गए थे, 2018 के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।